नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अब निश्चित हो चुका है। नामांकन के अंतिम दिन दूसरे उम्मीदवार के नामांकन करते ही बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन करते ही यह तय हो गया कि अब मतदान होकर रहेगा। निर्विरोध सीपी जो राधाकृष्णन है वो निर्विरोध नहीं चुने जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि, तब हम ये जानने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में कि सीपी राधाकृष्णन जो नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, उनके जीत और हार के बीच में जितने भी इफ बट हैं, मतलब अगर कोई शक है, वैसे इलेक्टोरल कॉलेज एनडीए के पक्ष में है, सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में है, लेकिन कहावत है, राजनीति असंभव को संभव बनाने की कला है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, ठीक है। और उसमें भी गठबंधन की राजनीति के दौर में कभी भी अनिश्चय की स्थिति नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को अगर जीत में अगर कोई बाधा बन सकता है तो एक संघी बन सकता है। क्यों? तो आपको बताते हैं कि वो संघी है कौन और कर क्या रहा है। सबसे पहले आपको याद दिलाऊं कि आप देखिए कि जो दूसरे उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा कहां से किया गया है। खड़ा हुए हैं कहां से, कहां के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं सुदर्शन रेड्डी। तो एक और बात मैं याद दिलाऊं, जिस दिन सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी, याद कीजिए उससे एक दिन पहले की बात है, जब एक मुख्यमंत्री ने, वो मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, एक मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी से यह अपील की थी कि आंध्र प्रदेश के एक पुराने भाजपा के नेता को, वह नेता भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, वह नेता भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सीपी राधाकृष्णन की तरह ही केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी हैं, ठीक है। उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने की मांग जिस पुराने संघी ने किया था, वो वर्तमान में तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। मित्रों, शायद आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत कम लोग, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह पता नहीं हो कि रेवंत रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा राजनीतिक संघ में हुई, आरएसएस में हुआ है। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र राजनीति लंबे समय तक किया है। 1969 में जन्म लेने वाला 8 नवंबर को ये रेवंत रेड्डी 2006 तक इस व्यक्ति का, इनका संबंध केवल और केवल आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा। कांग्रेस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। बगावत करके, अपने संगठन से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहले एक लोकल बॉडी का चुनाव लड़ा, जीता। फिर 2008 में रेवंत रेड्डी लोकल बॉडी क्षेत्र से ही विधान परिषद के चुनाव लड़े, निर्दलीय ही लड़े, जीतकर हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचते ही इनकी सबसे पहली मुलाकात हुई एन चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात हुई। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात होने के बाद टीडीपी ज्वाइन कर लिया इन्होंने। 2009-2014 का चुनाव इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा, जीता। 2018 में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2019 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लोकसभा के चुनाव लड़े। 2023 में ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। देखिए कितनी तेजी से बदली है स्थिति। और जब 2024 में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, 2021 में ही ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे। और 2023 में जब बहुमत मिला कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में, तो फिर राहुल गांधी ने इनको तेलंगाना का
मुख्यमंत्री बनाया। 7 दिसंबर 2023 को ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ लिया। रेवंत रेड्डी काफी शुरू से ही काफी एनर्जेटिक रहे हैं, काफी मैं कहूँ काफी तेज तर्रार राजनेता के रूप में इनकी पहचान रही। वो इसी से साबित होता है कि वो जिस किसी भी संगठन में रहे, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा के बाद एक जगह स्थिर नहीं रहे, 8-6 तक रहे आरएसएस विद्यार्थी परिषद में। उसके बाद चुनाव लड़ना था, निर्दलीय चुनाव लड़े, क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर समीकरण ऐसा था जिससे कि मतदाताओं का डेमोग्राफिकल इक्वेशन में बता रहा हूं, ठीक है, डेमोग्राफिकल इक्वेशन में बता रहा हूं, ऐसा था जहां पर कि बीजेपी की टिकट पर किसी व्यक्ति के चुनाव जीतना असंभव था। इसीलिए निर्दलीय चुनाव लड़ा इन्होंने, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता लोकल बॉडी का, फिर टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीता, फिर कांग्रेस पार्टी, चूंकि टीडीपी तेलंगाना में कमजोर हो गई थी, राज्य के बंटवारे के बाद तेलुगु देशम पार्टी की असली ताकत आंध्र प्रदेश जो थी, नई आंध्र प्रदेश, उसमें थी। तेलंगाना में टीडीपी की ताकत नहीं थी, मुख्य दल वहां पर बन गए टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी। वहां आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, जगनमोहन रेड्डी, ये मुख्य दल वहां पर बचे। तो जब लगा रेवंत रेड्डी को कि तब अब तेलंगाना के अंदर टीडीपी की राजनीति नहीं की जा सकती, तो फिर 2018 में, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। 19 में कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला, लोकसभा के लिए चुने गए, 2021 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। 2023 में जब चुनाव विधानसभा का हुआ, लोग उम्मीद कम कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगी, वैसे बहुमत नहीं मिला, 4 सीटें कम रही बहुमत से पाने से, लेकिन लगभग सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी ही बनी। लोगों को इसका उम्मीद था, लेकिन लगभग त्रिकोणीय मुकाबला था, वहां पर किसी की भी सरकार बन सकती थी। भारतीय जनता पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसे अब बीआरएस कहा जाता है, और कांग्रेस पार्टी। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में सबसे बड़ी भूमिका रेवंत रेड्डी के संघर्षशील जो एक तरह से चरित्र रहा, राजनीतिक चरित्र रहा, उसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। जो अग्रेशन आया कांग्रेस पार्टी की राजनीति में, वो जैसे आप कई जगह आप देखते होंगे ना, कन्हैया कुमार के केंद्रीय राजनीति में आने के बाद कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं अग्रेशन आया। इसका कारण क्या है कि छात्र राजनीति से कन्हैया कुमार ने सक्रिय राजनीति में आना, रास्ता वही रहा है, छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति। तो एक छात्र राजनीति का जो अग्रेशन होता है, वो अग्रेशन आप देखेंगे कन्हैया कुमार के आने के बाद कांग्रेस की राजनीति में आपको स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो वैसा ही रेवंत रेड्डी छात्र राजनीति से, चूंकि प्राथमिक ट्रेनिंग उनकी हुई थी एक स्टूडेंट लीडर के रूप में, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो किलिंग इंस्टिंक्ट होता है ना, वो लेकर आए वो कांग्रेस के अंदर। परिणाम हुआ कि टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती हुई रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, बहुमत से कुछ ही सीट दूर रही, और रेवंत रेड्डी को इसका श्रेय मिला। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, चूंकि लंबी कहानी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जैसा मैंने बताया, बंडारू दत्तात्रेय के नाम पर एक पासा फेंका रेवंत रेड्डी ने। उस पासा में नरेंद्र मोदी नहीं फंसे। नरेंद्र मोदी का निशाना था कि हम तमिलनाडु में, चूंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है, तो उसमें डीएमके को घेरने की स्थिति प्लानिंग बनी। लेकिन रेवंत रेड्डी ने की सातिर चालों ने बीजेपी को भी फंसा दिया। कैसे कि अब रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से एनडीए ने सह दिया और एमके स्टालिन को, वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने टीडीपी के माध्यम से एनडीए को सह दिया है कि अब चुनौती खड़ी कर दी है चंद्रबाबू नायडू के लिए, चुनौती खड़ी हो गई है के चंद्रशेखर राव के लिए, चुनौती खड़ा कर दिया है किसके लिए, तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए, कि अब आइए तेलुगु के नाम पर बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कीजिए। तो ये खेला किया है रेवंत रेड्डी ने। और इस मामले में अगर हम देखें तो टीआरएस, चंद्रबाबू नायडू, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ये सब वल्नरेबल रहे हैं, अस्थिर रहे हैं। कभी भी पॉलिटिकल स्टैंड के मामले में एक
खूंटा से बंद कर रहने वाले लोग नहीं रहे हैं। ये बातें रेवंत रेड्डी को पता है। रेवंत रेड्डी की केमिस्ट्री चंद्रबाबू नायडू, चूंकि दलगत राजनीति में पहले राजनीतिक गुरु इनके चंद्रबाबू नायडू रहे। 2009 में जब पहली बार ये 8 में जीत कर आए, एमएलसी बनकर आए हैदराबाद, तो फिर सबसे बड़े राजनीतिक गुरु रहे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू का भी इतिहास रहा है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के खिलाफ, कभी अकेला चलो रे। चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं चुनौती का सामना कर रहे हैं। वैसे ही जैसे तेलंगाना में बीजेपी, टीआरएस, बीआरएस लगभग अब कमजोर हो चुकी है, रेवंत रेड्डी के समक्ष बीजेपी एक चुनौती है, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के लिए पवन कल्याण के माध्यम से बीजेपी भी चुनौती पेश कर रही है। तो ये इन परिस्थितियों में कब कौन सा खेल हो जाए कहना मुश्किल है। अंक गणित तो मोदी के साथ है, लेकिन अगर मोदी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को कहीं से कोई चुनौती मिल सकता है तो मिल सकता है एक संघी, उसके चाणक्य माने जाएंगे रेवंत रेड्डी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।